नमस्कार साथियों, आज की बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आज हम बात करेंगे गांधी युग के बारे में। इस बात को ध्यान रखिएगा, गांधी युग के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज बात क्या करेंगे, चंपारण सत्याग्रह क्या है, खेड़ा सत्याग्रह क्या है, रोलेट एक्ट क्या है, असहयोग आंदोलन क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। अगर आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं, 6 सेमेस्टर का जो आपका एग्जाम होने वाला है, MIC10 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो 8 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लोगे तो एग्जाम में अच्छे से एग्जाम देके आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। ठीक है, देखिए मैं बताना चाहता हूँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है, इस बात को ध्यान रखिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर दूं। देखिए, गांधी युग की शुरुआत और गांधी जी के भारत आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे और भारत आने के बाद उनकी प्रारंभिक भूमिका क्या रही, मैं बताने वाला हूँ। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह 1917 क्यों हुआ और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, मैं समझाने वाला हूँ। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह क्या है, मैं समझाने वाला हूँ। और रोलेट एक्ट क्या है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। और गांधी जी ने विरोध क्यों किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की प्रमुख घटनाएं क्या है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन कौन सी जांच समितियां बनी और उसके क्या संदर्भ था। रोलेट एक्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। ये 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम एक एक करके समझेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, आपके हर समय जो भी अपडेट आता है आपको टाइम से मिलती रहेगी। देखिए, मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस बात को ध्यान रखना। और मैं भी एक आम स्टूडेंट हूँ जो संघर्ष कर रहा हूँ अपने सपनों को पाने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे भी उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कीजिए। ठीक, मैं स्टार्ट करता हूं क्लास को। इस बात को ध्यान रखिए। सबसे पहला प्रश्न आपको मुझे बता दिया, गांधी युग की शुरुआत और गांधी जी के भारत आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या था। पहला पॉइंट था, याद रखिएगा, गांधी युग की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। गांधी जी का पूरा पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई इंग्लैंड में की और उसके बाद भारत लौटे। ये सबको पता है, ठीक है भाई, ये भी आपको ही पता है। नहीं पता है तो थोड़ा समझ लीजिए। 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए और आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ये इंपॉर्टेंट है। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में व्यापक जन भागीदारी बढ़ी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, गांधी युग की शुरुआत कैसे हुई और गांधी जी भारत आगमन से संबंधित तथ्य रखे। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बोलोगे भैया ये तो यार बहुत छोटा बताया, तो मैं चाहता हूँ देखो जो इन पॉइंट बताया हूँ ना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप अगर चाहते हो कि नहीं भैया इससे और लंबा लंबा आंसर लिख के लाइए और मुझे बताइए, तो मैं अगले वीडियो से ला दूंगा, लेकिन इतना आप जरूर याद रखिए। PDF चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, गांधी जी की राजनीतिक गुरु कौन थे और भारत आने के बाद उनकी प्रारंभिक भूमिका क्या रही। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले के गांधी जी को लगभग 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक समस्याओं को समझने की सलाह दी। इस बात को ध्यान रखिएगा। किन्होंने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। गांधी जी ने इस सलाह को मानना और देश को अलग अलग क्षेत्र की परिस्थितियों को समझना, ठीक है। और प्रारंभिक अवधि में उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीति परिस्थितियों को समझने पर ध्यान दिया। पहले बार इस बात को ध्यान रखिएगा, किन्होंने सलाह दिया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सलाह दिया था। क्या बोला था उनको बोला ये कहता कि भारत के अलग अलग जगह पे घूमकर देखिए तो स्थिति अभी क्या है, समस्या क्या है, सामाजिक स्थितियाँ क्या है, आर्थिक है, राजनीतिक क्या स्थिति है। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे चलकर भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए और राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व भूमिका निभाने लगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना भी अगर आप लिख देते हो भाई तो अच्छा आपको नंबर मिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर चाहते हो कि नहीं भाई इससे भी बड़ा आंसर लाइए तो मुझे बताना कमेंट में, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 क्यों हुआ और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार के चंपारण में किसानों की समस्याओं को लेकर हुआ था। आपको भी पता है, नील की खेती के बारे में थी, समझ गए आप। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने की आग्रह किया था। किन्होंने किया था, राजकुमार शुक्ला ने किया था आग्रह गांधी जी को चंपारण आने के लिए। चंपारण के किसानों की नील की खेती कराई जाती थी और उसके जो
तिनकटिया पद्धति इसका प्रमुख संदर्भ थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। कहने का अर्थ ये था कि नील की खेती होती थी, उससे कोई फायदा नहीं होता था किसानों को, और जो भूमि थी बंजर हो जाती थी। तिनकटिया व्यवस्था के कारण किसानों के अपनी अपनी भूमि के एक निश्चित हिस्सा को नील की खेती करनी पड़ती थी, और जिससे इसका आर्थिक शोषण होता था। मतलब इसमें तिनकटिया जो था ना, तिनकटिया की व्यवस्था क्या थी कि अपनी भूमि की एक निश्चित हिस्सा, मानिए कि आपका 2 कट्ठा भूमि है, तो उसमें 1 कट्ठा भूमि की आपको अपना नील की खेती करना ही करना है, ये निश्चित था। ये व्यवस्था बनाई गई थी। इसके कारण गांधी जी आए थे चंपारण में, ठीक है ना। गांधी जी ने किसानों की समस्याओं की जांच की और उनके समर्थन में सत्याग्रह किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आंदोलन के बाद किसानों की शिकायतों पर सरकारी स्तर पर कार्रवाई हुई और नील की जबरन खेती की व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए दिशाओं में महत्वपूर्ण सुधार हुए। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताया हूं उसको याद रखिएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप सुन भी लेते हो तो आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे। प्रश्न क्या है कि अहमदाबाद मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में क्यों हुआ था। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे खेड़ा सत्याग्रह क्या है, मैं सब समझाता हूँ। देखो भाई, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह दोनों 1918 में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद आंदोलन मजदूरों और मिल मालिकों के बीच बोनस मजदूरी से जुड़ी विवाद के कारण हुआ था। याद रखिएगा, जब भी अगर ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है तो आपको याद रखना कि अहमदाबाद मजदूर आंदोलन किससे संबंधित है, तो बोनस मजदूरी से जुड़ा हुआ विवाद था के दौरान मजदूरों की अतिरिक्त बोनस दिया जाता था। उसके बाद मिल मालिकों ने बंद करने की घोषणा की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके विरोध में मजदूरों ने आंदोलन किया और गांधी जी से मांग की कि आप समर्थन करें। इस बात को ध्यान रखिएगा। खड़गे सत्याग्रह किसानों से संबंधित था। 1918 में फसल खराब होने पर सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। किसानों ने भू राजस्व में राहत की मांग की और लगान देने से इनकार करते हुए सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह क्यों किया गया था मैं बता दूं। किसानों ने भू राजस्व की राहत की मांग की और लगान देने से मना किया था, इसलिए सत्याग्रह किया गया था। और गांधी जी ने किसानों को मांग का समर्थन किया और आंदोलन के माध्यम से उनकी समस्याओं को समाधान किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दोनों किससे संबंधित है, बोनस और मजदूरी से संबंधित है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। समझ गए इस बात को। अब समझते हैं रोलेट एक्ट 1919 का क्या था और गांधी जी ने इसका विरोध कैसे किया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया था और ये अंग्रेजी शासनों को दमनकारी व्यवस्था में संबंधित था। दमनकारी व्यवस्था से संबंधित था। आपको ही पता है कि रोलेट एक्ट क्या था, नहीं पता है तो मैं समझा ही रहा हूँ भाई। इसके तहत सरकार के संदेह के आधार पे लोगों को गिरफ्तार करने के, हिरासत में रखने का व्यापक शक्ति मिल गया था। रोलेट एक्ट यही था कि जो भी आजादी के नारे लगा रहे हैं उसको खत्म करो, सीधी सी बात है। अंग्रेजों ने यही अपना रोलेट एक्ट लाया था। समान नागरिक सुरक्षा और कानूनी अधिकारों पर गंभीर प्रतिबंध लगाए थे। इसके कारण से लोकप्रिय रूप से बनी बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून कहा जाता है किसको, रोलेट एक्ट को। इस बात को ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया, इसके विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह हड़ताल का आह्वान किया। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल और विरोध का आयोजन किया गया और पंजाब जाते समय गांधी जी को पलवल को रोककर वापस भेज दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का प्रमुख घटनाएं क्या थी। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में हुआ था। आपको भी पता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में बड़ी संख्याओं में लोग एकत्र हुए थे, एक ही जगह एकत्र हुए थे, जिसमें पुरुष और महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। आपको भी पता है, ठीक है ना। और जनरल जो सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और उनके आदेश पर भीड़ पर गोली चलाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जालियांवाला बाग हत्याकांड का। जो अंग्रेज आया था, जनरल डायर था, वो सब पे एक साथ ही गोली चला दिया था। यार दिक्कत स्थिति थी, ठीक है ना। ब्रिटिश सरकारी आंकड़ों से 380 लोगों की मृत्यु उल्लेख किया गया था, लेकिन कांग्रेस की जांच में मृतकों की संख्या लगभग 1200 से लेकर 3600 बताई गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा।
अंग्रेजों ने जो आंकड़ा दिया था कम दिया था, लेकिन जो हम लोगों ने आंकड़ा दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा था, ठीक है ना। कई लोगों ने जान बचाने के लिए बाग में मौजूद कुआं में छलांग लगा दिए। जो वहां पे एक जो फील्ड था ना, उसमें एक कुआं था, उसमें बहुत सारे जान बचाने के लिए लोग कुआं में छलांग लगा दी। इस घटने के बाद अंग्रेजी शासनों के विरुद्ध देश भर में असंतोष और आक्रोश और बढ़ गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, इतना पॉइंट लिखते हैं तो बहुत अच्छा पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हत्याकांड के बाद कौन कौन सी जांच और समितियां बनी और उसका संदर्भ क्या था। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हेंटर कमेटी गठित की। इस बात को ध्यान रखिएगा। कांग्रेस ने भी पंजाब की घटनाओं को जांच के लिए अपनी समिति गठित की और कांग्रेस की जांच समिति मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जांच की प्रक्रिया शुरू हुई और गांधी जी भी इसके जांच से जुड़े रहे। कांग्रेस की जांच में जालियांवाला बाग की घटनाएं और ब्रिटिश प्रशासन की कार्रवाई के गंभीर रूप से गलत ठहराया गया और हंटर कमेटी की कार्रवाई के बाद जनरल डायर को कठोर अपराधी दंड नहीं दिया गया, बाद में उसे सेना से हटा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को ध्यान रखिए। घटना की जांच और उसके बाद की कार्रवाई ने भारतीयों में अंग्रेजों शासनों के प्रति असंतोष और गहरा किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर जनरल डायर ने मारा था तो कार्रवाई कुछ नहीं हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। उन्होंने जो अंग्रेज था वो हंटर कमेटी गठित किया था और इधर से हम लोग जो कांग्रेस उस टाइम में थी गांधी जी के समकक्ष में, उन्होंने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन जो मतलब जनरल डायर था उसके बाद में कुछ कार्रवाई उस पर नहीं हुआ, बस उस सेना के पद से हटा दिया गया। बस इतना याद रखोगे, आपका एग्जाम में काम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। रोलेक्ट एक्ट की जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, पहले समझते हैं रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट के कारण भारतीयों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष बढ़ रहा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 6 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट सत्याग्रह और उसके बाद गिरफ्तारियों में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। डॉक्टर सत्यपाल और किंजू की गिरफ्तारी के पंजाब में आक्रोश बढ़ गया और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के इस संतोष को व्यापक बना दिया और इस घटना के बाद अंग्रेजी शासनों के विरुद्ध बड़े स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन पृष्ठभूमि तैयार हो गई और उन्हीं परिस्थितियों में गांधी जी ने नेतृत्व में 1920 के असहयोग आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार की। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जैसे रोलेक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पहले उन्होंने के मतलब जो पहले रोलेक्ट एक्ट था उसमें भी दिक्कत थी, उसके बाद ये सब घटना आप याद रखोगे तो आप एग्जाम में अच्छे ढंग से लिख पाओगे। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपको कंटेंट कैसा लगा आप मुझे बताना। अगर कंटेंट में कुछ सुधार चाहिए तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करना, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। आपसे कंटेंट में कुछ भी सुधार चाहिए, से बड़ा आंसर लाइए भैया, या और भी कुछ इम्प्रूव चाहिए तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करना। और याद रखना, अगर इसका चाहिए अगर मैं चाहिए कि पीडीएफ, भैया मुझे पढ़ना है पीडीएफ, तो मैं चाहूंगा कि पीडीएफ पढ़ने के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाना। आप देख रहे हो टेलीग्राम का लिंक है। मैं चाहूंगा कि जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भविष्य में आपको हर चीज़ का अपडेट मिलती रहेगी। अगर आप एक भी सब्सक्राइब करते हो तो हमारी उम्मीद और भी अच्छी होगी और मैं और भी अच्छे ढंग से आपके लिए जो भी कंटेंट तैयार कर रहा हूँ और बेहतर कर पाऊंगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट के माध्यम से